नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। इस उपलक्ष्य में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने भारत की विभिन्न भाषाओं में रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी विषय पर एक लेक्चर सीरीज आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस लेक्चर सीरीज की आज की कड़ी में मैं आर के चतुर्वेदी, साइंटिफिक ऑफिसर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इस विषय पर हिंदी में एक वार्ता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस वार्ता का उद्देश्य यह है कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स लाइक एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, नर्सिंग स्टाफ, एक्सिलरी स्टाफ आदि को एक्सरे इक्विपमेंट से जुड़ी हुई बेसिक रेडिएशन सेफ्टी रिक्वायरमेंट के प्रति जागरूक करना है, जिनमें एक्सरे रूम का लेआउट एंड शील्डिंग, टीएलडी बैजेज का यूज, प्रोटेक्टिव एसएससीज का यूज तथा रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइस का यूज आदि शामिल है। इस स्लाइड के द्वारा आपको रेडिएशन के बारे में बताया जा रहा है। रेडिएशन एनर्जी के पैकेट्स के समान है। साथ ही रेडिएशन एनर्जी का वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ट्रांसमिशन का माध्यम भी है। जैसा कि अपर डायग्राम में बताया गया है कि रेडिएशन के माध्यम से सोलर एनर्जी सन से अर्थ तक पहुंचती है एंड लोअर डायग्राम में बताया गया है कि रेडिएशन के माध्यम से हीट एनर्जी फायर ऑब्जेक्ट से नियर बाई पर्सन तक पहुंचती है। लेफ्ट हैंड साइड के डायग्राम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइक गामा रेज, एक्स रे, विजिबल लाइट, रेडियो वेव का बॉडी के साथ इंटरेक्शन को दर्शाया गया है। In context of diagnostic X-ray, I want to say that when a technician shoot X-ray on patient body part, patient absorb almost 90% of X-ray, and few X-rays are scattered from patient and reach to the technician. These scattered X-rays causes the radiation exposure of a technician, and transmitted X-rays reach to film or detector and form an X-ray image of patient body part. इस स्लाइड के द्वारा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को टू पार्ट्स आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में डिवाइड किया गया है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लेस हार्मफुल होते हैं, इनके इफेक्ट सीवियर नहीं होते। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट आदि शामिल हैं। दूसरी तरफ आयोनाइजिंग रेडिएशन मोर हार्मफुल होते हैं, ये ह्यूमन सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन में एक्स-रे एंड गामा रेज शामिल हैं। इस स्लाइड के द्वारा आपको आयोनाइजिंग रेडिएशन के सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस के बारे में बताया जा रहा है। आयोनाइजिंग रेडिएशन के सोर्सेज को टू पार्ट्स आयोनाइजिंग रेडिएशन के नेचुरल सोर्स एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन के मैन मेड सोर्स में डिवाइड किया गया है। आयोनाइजिंग रेडिएशन के नेचुरल सोर्सेज में कॉस्मिक रेडिएशन, अर्थ सरफेस से इमिटेड रेडिएशन, फूड आइटम से इमिटेड रेडिएशन एंड बिल्डिंग मटेरियल से इमिटेड रेडिएशन शामिल है। एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन के मैन मेड सोर्सेज में डायग्नोस्टिक एक्सरे इक्विपमेंट, रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड रेडियोग्राफी गामा कैमरा आदि शामिल है। फॉर एग्जाम्पल डायग्नोस्टिक एक्सरे इक्विपमेंट से इमिटेड डायग्नोस्टिक एक्सरेज का उपयोग पेशेंट के डिजीज के एग्जामिनेशन में किया जाता है। रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट से इमिटेड गामा रेज एंड एक्सरेज का उपयोग कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट में किया जाता है। एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में किया जाता है। रेडियोग्राफी गामा कैमरा से इमिटेड गामा रेज का उपयोग मेटल पाइप के डिफेक्ट्स की जांच में किया जाता है। नॉर्मली एक पर्सन आयोनाइजिंग रेडिएशन के नेचुरल सोर्सों से 2 to 3 मिलीसीवर्ट रेडिएशन डोज प्रति वर्ष प्राप्त करता है। इस स्लाइड के द्वारा रेडिएशन बॉडी को कैसे इफेक्ट करती है के बारे में बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ मल्टीपल सेल्स एंड डीएनए इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए सेल। व्हेन रेडिएशन ब्रेक्स सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल, then it represents radiation effect at cellular level. So we can say that radiation can damage cells, which may affect tissue, which may affect organs, or finally radiation may affect the whole body. डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में रेडिएशन के इफेक्ट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द इफेक्ट जो कि सर्टेन डोज से अधिक मात्रा में अपियर होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल कैटरैक्ट, हेयर लॉस, स्किन बर्न एंड अदर इफेक्ट जो कि लो डोज में अपियर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेरिडिटरी इफेक्ट एंड कैंसर। दीज इफेक्ट्स आर प्रोबेबल इन नेचर। इस स्लाइड के द्वारा आपको 100 मिलीसीवर्ट से कम डोज के इफेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। 100 मिलीसीवर्ट से कम डोज के प्रभावों के बारे में आज तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है। फिर भी एक कंजर्वेटिव अप्रोच के आधार पर हम रेगुलेटरी बोर्ड के लोग यह मानकर चलते हैं कि 0 से अधिक रेडिएशन डोज अफेक्टेड पर्सन पर कुछ ना कुछ अफेक्ट डालती है। Therefore, we are establishing regulatory requirement for radiation sources and issuing license registration for their applications. इस स्लाइड के द्वारा एक्स से नियर बाई पर्सन को कैसे अफेक्ट करती है के बारे में बताया जा रहा है। एक्स से विजिबल लाइट के समान बिहेव करती है बिकॉज एक्स से विजिबल लाइट both are electromagnetic radiation. For example, when a child is study by the light of a torch in darkness, so few light is scattered from the book and reach to the boy. Similarly, when a technician shoot X-rays on patient body parts, few X-rays are scattered from patient and reach to the technician. So, so a technician by optimizing dose of a patient can minimize his own dosage. इस स्लाइड के द्वारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन की वेरियस यूनिट्स के बारे में आपको बताया जा रहा है, जिनमें से आप BARC, ब्रिट और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से फैमिलियर हैं। BARC डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की एक R&D यूनिट है जिसका कार्य रेडिएशन साइंस के वेरियस डिसिप्लिन में रिसर्च करना है। ब्रिट का कार्य रेडियोथेरेपी सेंटर, न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर और इंडस्ट्रियल रेडिएशन फैसिलिटी में रेडियो एक्टिव सोर्स की सप्लाई करना है। ऑन द अदर साइड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड एटॉमिक एनर्जी कमीशन को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है एंड एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में आयोनाइजिंग रेडिएशन और न्यूक्लियर एनर्जी के उपयोग के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को किसी भी प्रकार का अवांछित जोखिम ना हो। इस स्लाइड के द्वारा आपको रेडिएशन प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल के बारे में बताया जा रहा है। रेडिएशन प्रोटेक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल है जस्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस, मीन्स द रेडिएशन वर्क विच प्रोवाइड मोर गुड देन हार्म should be allowed. For example, when you are taking exchange of a patient, definitely patient is getting some dose, but he is getting benefited from his examination of a disease. So this is a justified practice. रेडिएशन प्रोटेक्शन का सेकंड प्रिंसिपल है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोटेक्शन, मीन्स रेडिएशन कार्य से जुड़े हुए वर्कर्स की डोज को एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल, मीन्स जितना हो सके उतना कम रखा जाना चाहिए। रेडिएशन प्रोटेक्शन का थर्ड प्रिंसिपल है लिमिटेशंस ऑफ डोज, मीन्स रेडिएशन कार्य से जुड़े हुए रेडिएशन वर्कर्स और मेंबर्स पब्लिक किसी भी व्यक्ति की डोज एक प्रेस्क्राइब डोज लिमिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस स्लाइड के द्वारा आपको AERB की डोज लिमिट के बारे में बताया जा रहा है। AERB ने रेडिएशन वर्कर के लिए डोज लिमिट 30 मिलीसीवर्ट पर ईयर डिसाइड की है। फॉर 5 इयर्स के ड्यूरेशन के दौरान एवरेज डोज लिमिट 20 मिलीसीवर्ट डिसाइड की है। फॉर मेंबर्स ऑफ पब्लिक के लिए यह डोज लिमिट 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर है। फॉर प्रेग्नेंट वर्कर के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डोज लिमिट 1 मिलीसीवर्ट है। इनके कंपेरिजन में एक नॉर्मल पर्सन नेचुरल बैकग्राउंड से 2 to 3 मिलीसीवर्ट पर ईयर डोज प्राप्त करता है। रेडिएशन हजार्ड के कंपेरिजन के लिए राइट हैंड साइड के डायग्राम में वेरियस हाइट्स लाइक हाइट ऑफ ए कुतुब मीनार, हाइट ऑफ ए 7 स्टोरी बिल्डिंग, हाइट ऑफ ए मिनी बस, हाइट ऑफ ए फायर हाइड्रेंट और थिकनेस ऑफ इरेजर को दर्शाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए पर्सन फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ ए कुतुब मीनार दैट इज रफली 73 मीटर, so such a height is definitely life threatening एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ए फायर हाइडेंट जो कि रफली 1 मीटर है इज नेग्लिजिबल। सिमिलरली रेडिएशन फील्ड में लाइफ थ्रेटनिंग डोज 2 to 3 सीवर्ट के ऑर्डर में है, उसकी तुलना में एनुअल डोज लिमिट उससे थाउजेंड्स टाइम्स कम है। सो वी कैन से बाय फॉलोइंग सिंपल प्रोटेक्टिव मेजर्स एज एक्सप्लेन इन दिस प्रेजेंटेशन ए वर्कर कैन एंश्योर हिज ओन रेडिएशन सेफ्टी।
इस स्लाइड के द्वारा डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की डिफरेंट मॉडलिटीज के बारे में आपको बताया जा रहा है। फॉर एग्जांपल इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, जिसका उपयोग मेनली कार्डिक स्टडी में किया जाता है। सीआर इक्विपमेंट, जिसका उपयोग यूरोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में किया जाता है। रेडियोग्राफी एंड फ्लोस्कोपी इक्विपमेंट, जो कि कॉमनली यूज्ड एक्सरे इक्विपमेंट है, जिसका उपयोग चेस्ट, एब्डोमेन एंड हैंड एंड फीट के एग्जामिनेशन में किया जाता है। सीटी स्कैन, जिसका उपयोग पेशेंट की एक्सपोज्ड एरिया की क्रॉस सेक्शन इमेज को प्राप्त करने में किया जाता है। मेमोग्राफी, जिसका उपयोग फीमेल्स की ब्रेस्ट पैथोलॉजी के एग्जामिनेशन में किया जाता है। बोन मिनरल डेंसिटोमीटर, जिसका उपयोग पेशेंट की बोन स्ट्रेंथ की मेजरमेंट में किया जाता है। एंड डेंटल मॉडलिटीज लाइक डेंटल ओपीजी, डेंटल कोन बीम सीटी, डेंटल आईओपीए का उपयोग ओरल डिजीज के एग्जामिनेशन में किया जाता है। इस स्लाइड के द्वारा डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की वेरियस मॉडलिटी में ऑपरेटर को मिलने वाली डोज के बारे में बताया जा रहा है। लोअर थ्री मॉडलिटी लाइक फ्लोरोस्कोपी, सियाम एंड इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में ऑपरेटर को मिलने वाला डोज टॉप फोर मॉडलिटी की तुलना में अधिक होता है। इसका रीजन यह है कि इन मॉडलिटीज में एक्सरे ऑन टाइम अधिक होता है, साथ ही टेक्नीशियन, डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड नियर पेशेंट ड्यूरिंग एक्सरे एक्सपोजर्स। इस स्लाइड के द्वारा आपको रेडिएशन सेफ्टी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बिल्ट इन सेफ्टी एंड ऑपरेशन सेफ्टी के बारे में बताया जा रहा है। बिल्ट इन सेफ्टी के एग्जाम्पल के लिए, जैसा कि डायग्राम में एक साइकिल की डिजाइन के बारे में बताया जा रहा है, यदि आप साइकिल की डिजाइन को प्रॉपर करके, बच्चे को हेलमेट प्रोवाइड करके एक बिल्ट इन सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। बट साइकिलिंग के दौरान बच्चे का नहीं गिरना इस फैक्ट पर डिपेंड करता है कि बच्चे को साइकिलिंग का कितना स्किल है। सिमिलरली एक्सरे इक्विपमेंट को की डिजाइन को इंश्योर करके, एक्सरे इक्विपमेंट को शील्डेड रूम में इंस्टॉल करके बिल्ट इन सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकता है। बट ऑपरेशन सेफ्टी इस फैक्ट पर डिपेंड करती है कि एक्सरे टेक्नीशियन रेडिएशन सेफ्टी प्रिकॉशंस के प्रति कितना जागरूक है। Therefore, we can say by the combination of built-in safety and operation safety, total radiation safety can be achieved. एक्सरे इक्विपमेंट की डिजाइन सेफ्टी के इंश्योर करने के लिए AERB एक्सरे इक्विपमेंट की एवरी मॉडल्स के लिए टाइप अप्रूवल इशू करता है। यह टाइप अप्रूवल नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आधार पर दिया जाता है। ड्यूरिंग टाइप अप्रूवल एक्सरे इक्विपमेंट के एवोल्यूशन के लिए वेरियस क्यूए टेस्ट लाइक रेडिएशन लीकेज फ्रॉम ट्यूब हाउसिंग, कॉलीमीटर लीकेज, बीम फिल्ट्रेशन, कैलिब्रेशन ऑफ KVMA एंड टाइमर स्टेशन एंड अदर सेफ्टी फीचर्स का इवोल्यूशन किया जाता है। देयरफॉर AERB एक्सरे फैसिलिटी के एम्प्लॉयर को हमेशा टाइप अप्रूव्ड एक्सरे इक्विपमेंट के परचेज की सलाह देती है। साथ ही समय के साथ एक्सरे इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए 2 साल में एक बार क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट कंडक्ट करने की सलाह भी देती है। इस स्लाइड के द्वारा आपको एक्सरे रूम की डिजाइन सेफ्टी के बारे में बताया जा रहा है। एक्सरे इक्विपमेंट को हमेशा शील्डेड रूम में इंस्टॉल किया जाना चाहिए। एक्सरे रूम की वॉल 9 इंच ब्रिक की इक्वलेंट होना चाहिए। एक्सरे रूम के डोर 1.7 mm लेड लाइन के इक्वलेंट होना चाहिए। एक्सरे रूम में स्थित प्रोटेक्टेड बैरियर 1.5 mm लेड लाइन के इक्वलेंट होना चाहिए। साथ ही एक्सरे रूम में 2 मीटर से कम हाइट पर कोई भी ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। ये 2 मीटर की हाइट इस फैक्ट को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है कि एक्सरे इक्विपमेंट से इमिटेड एक्सरे से बाहर खड़े किसी भी व्यक्ति को कोई भी अनड्यू रिस्क ना हो। इस स्लाइड के द्वारा आपको ऑपरेशन सेफ्टी के बारे में बताया जा रहा है। एक्सरे डिपार्टमेंट के स्टाफ के सभी लोगों को रेडिएशन सेफ्टी के प्रति जागरूक होना चाहिए। ऑपरेटर पेशेंट को मिलने वाले डोज से कुछ डोज एक्यूमुलेट करता है, देयरफॉर उसको सेफ्टी प्रिकॉशंस का पालन करना चाहिए। रेडिएशन के एक्सटर्नल हजार्ड्स के बचाव के उपाय में टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग का उचित उपयोग जरूरी है। ऑपरेशन सेफ्टी का फर्स्ट मेथड है रिड्यूस टाइम। आप रेडिएशन फील्ड में कम समय व्यतीत करें। यदि एक्सरे रूम में आपकी प्रेजेंस की आवश्यकता ना हो तो आप एक्सरे रूम में ना रहें। एंड किसी पेशेंट का एक्सरे लेते समय आप कॉलीमीटर के द्वारा फील्ड साइज को लिमिटेड कर सकते हैं। एक्सरे ट्यूब को पेशेंट से एक डेफिनेट हाइट पर फिक्स कर सकते हैं।
कंट्रोल पैनल से केवी और एमए का प्रॉपर सिलेक्शन करके एक्सपोजर टाइम को सीमित कर सकते हैं। लोअर डायग्राम में एक्सपोजर का टाइम के साथ रिलेशनशिप को बताया गया है। यदि किसी रेडिएशन फील्ड में एक्सपोजर रेट 1 mR पर आवर है और एक पर्सन इस फील्ड में 1 आवर स्पेंड करता है तो उसको मिलने वाला टोटल एक्सपोजर 1 mR होगा। यदि सेम पर्सन इस रेडिएशन फील्ड में 2 आवर स्पेंड करता है तो उसको मिलने वाला टोटल एक्सपोजर 2 mR होगा। सो देयरफॉर वी कैन से एक्सपोजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ऑपरेशन सेफ्टी का सेकंड मेथड है कीप डिस्टेंस। आप रेडिएशन सोर्स से दूरी बनाकर रखें बिकॉज एक्सपोजर रेट डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसा कि राइट हैंड साइड के डायग्राम में बताया गया है, यदि किसी रेडिएशन सोर्स से 3 फीट की डिस्टेंस पर रेडिएशन लेवल 100 mrem पर आवर है तो इस डिस्टेंस को डबल करके आप रेडिएशन डोज रेट को 1/4 यानी 25 mrem पर आवर कर सकते हैं। In context of diagnostic radiology, when you are operating mobile equipment or C-arm equipment, always use the extended control cable. In this manner, you can maintain a distance of 2 meters from patient and minimize your own exposure. ऑपरेशन सेफ्टी का थर्ड मेथड है कि हाइड बिहाइंड शील्ड। आप ऑलवेज एक्सरे इक्विपमेंट को ऑपरेट करते समय रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइस का यूज करें। ऑलवेज ऑपरेट फिक्स्ड एक्सरे इक्विपमेंट by standing behind the protected barrier, or whenever you are operating mobile equipment or C-arm equipment, always wear lead apron. Here important fact is that lead apron reduces radiation exposure by more than 90%. आप कैथलैब में कार्य करते समय हमेशा लेड स्क्रीन, लेड रबर फ्लैप्स, लेड एप्रॉन्स, थायराइड शील्ड एंड लेड गॉगल्स का इस्तेमाल करें। जैसा कि आप जानते हैं कि आयोनाइजिंग रेडिएशन को सेंसरी ऑर्गन्स लाइक आई, स्किन, ईयर, टंग एंड नोज के द्वारा सेंस नहीं किया जा सकता। आयोनाइजिंग रेडिएशन के मेजरमेंट के लिए मॉनिटरिंग डिवाइस लाइक टीएलडी बेंच एंड सर्वे मीटर की आवश्यकता होती है। जबकि दूसरी ओर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक रेडियो वेव्स का की प्रेजेंस मोबाइल में स्थित सिग्नल के आधार पर की जा सकती है। इसलिए आप रेडिएशन फील्ड में जब भी कार्य करें हमेशा टीएलडी बैच का उपयोग करें। टीएलडी बैच एक रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइस है। यह रेडिएशन से सुरक्षा प्रदान नहीं करती। टीएलडी बैच के संदर्भ में मैं 3 बातों में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि टीएलडी बैच का उपयोग किनके द्वारा किया जाना चाहिए, टीएलडी का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए और टीएलडी का स्टोरेज कैसे किया जाना चाहिए। इस स्लाइड के द्वारा टीएलडी बैच का उपयोग किनके द्वारा किया जाना चाहिए के बारे में आपको बताया जा रहा है। एक्सरे टेक्नीशियन जो कि एक्सरे इक्विपमेंट को ऑपरेट करते हैं और मेडिकल प्रोफेशनल जिनकी प्रेजेंस एक्सरे एक्सपोजर के दौरान पेशेंट के नज़दीक आवश्यक होती है को टीएलडी बैच दिया जाना चाहिए। अगर टीएलडी बैच के डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडलिटी वाइज डिवाइड करें तो कैथ लैब, सीएम एंड फ्लोस्कोपी फैसिलिटी में ऑल एसोसिएट टेक्नोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, नर्स एंड असिस्टेंट those presence is required inside X-ray room during procedure should be provided TLD badge. Similarly, CT scan and radiography X-ray technology should be provided TLD badge. यदि आवश्यक है तो डॉक्टर्स को भी TLD बैच दिया जा सकता है। मोबाइल एक्सरे एंड पोर्टेबल एक्सरे में एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट को टीएलडी बैच दिया जाना चाहिए। डेंटल आईओपीए, ओपीजी, सीबीसीटी में ऑपरेटर्स जो कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन लाइक डेंटल कॉलेज में कार्य करते हैं को टीएलडी बैच दिया जाना चाहिए। मेमोग्राफी एंड बीएमटी मॉडलिटी के ऑपरेटर को टीएलडी बैच के देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन मॉडलिटी में रेडिएशन लेवल काफ़ी कम होता है। इस स्लाइड के द्वारा आपको टीएलडी बैच के यूज के बारे में बताया जा रहा है। आप टीएलडी कार्ड को कैसेट में प्रॉपर तरीके से लोड करके इस्तेमाल करें। यदि आप लेड ऑपरन का यूज कर रहे हैं तो टीएलडी बैच को लेड ऑपरन के अंदर पहने। यदि आप टीएलडी बैच को लेड ऑपरन के ऊपर पहनते हैं तो यह गलत रीडिंग रिकॉर्ड करता है। साथ ही टीएलडी बैच को एक्सरे रूम में और रेडिएशन एरिया में कभी भी स्टोर ना करें, ना ही इन रूम में इसको छोड़ें। इस स्लाइड के द्वारा आपको टीएलडी बैच के स्टोरेज के बारे में बताया जा रहा है। रेडिएशन वर्कर के टीएलडी बैच और कंट्रोल टीएलडी बैच को एक नॉन रेडिएशन एरिया लाइक ऑफिस रूम में स्टोर किया जाना चाहिए। टीएलडी बैच के स्टोरेज के लिए आप रैक और बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्लाइड के द्वारा आपको कंट्रोल
कार्ड के बारे में बताया जा रहा है। कंट्रोल कार्ड एक एक्स्ट्रा टीएलडी बैच है जो इसका की उपयोग टीएलडी स्टोरेज लोकेशन की बैकग्राउंड रेडिएशन की मेजरमेंट में किया जाता है। इसलिए आप कंट्रोल कार्ड को कंट्रोल पैनल या कंट्रोल रूम में स्टोर करने के बजाय हमेशा नॉन रेडिएशन एरिया में स्टोर करें। इस स्लाइड के द्वारा आपको टीएलडी बैच की रिपोर्टिंग और एनालिसिस के बारे में बताया जा रहा है। जब किसी रेडिएशन वर्कर की एक मॉनिटरिंग पीरियड में डोज 10 मिलीसीवर्ट से अधिक रिकॉर्ड की जाती है तो इसकी सूचना लैब द्वारा एईआरबी को प्रस्तुत की जाती है। एईआरबी ऐसे सभी मामलों की मॉनिटरिंग करता है। साथ ही इंस्टीट्यूशन से प्राप्त इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इंस्टीट्यूशन की वर्क प्रैक्टिस, टीएलडी बैच के पैटर्न का एनालिसिस करके इंस्टीट्यूशन को डायरेक्टिव जारी करता है। यहाँ ध्यान देने योग्य फैक्ट यह है कि रिपोर्ट किए गए 90% से अधिक एक्सेस एक्सपोजर के मामले नॉन जेन्युइन रेडिएशन डोज को रिप्रेजेंट करते हैं। इन नॉन जेन्युइन रेडिएशन डोज के कारणों में टीएलडी बैच का गलत तरीके से उपयोग करना, जैसे टीएलडी कार्ड को बिना कैसेट के पहनना, टीएलडी कार्ड को कैसेट में गलत तरीके से लोड करना, टीएलडी बैच को लेड एप्रॉन के ऊपर पहनना आदि शामिल है। टीएलडी बैच के गलत तरीके के स्टोरेज के मामलों में टीएलडी बैच को एक्स रूम में स्टोर करना, टीएलडी लगे एप्रॉन को एक्स रूम में टांगना आदि शामिल है। ये सभी मामले 90% से अधिक फॉल्स केसेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए आप सबसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अपने टीएलडी बैच के प्रति जिम्मेदार बने। आप अपने को निम्न 3 नियमों का पालन करके करेक्ट कर सकते हैं। टीएलडी कार्ड को कैसेट में प्रॉपर तरीके से लोड करके उपयोग करें। यदि आप टीएलडी बैच को लेड एप्रॉन के साथ यूज कर रहे हैं तो टीएलडी कार्ड को लेड एप्रॉन के अंदर पहने। आप टीएलडी बैच को एक्स रूम रेडिएशन एरिया में कभी भी स्टोर ना करें, ना ही इन रूम में टीएलडी बैच को छोड़ें। इस स्लाइड के द्वारा आपको टीएलडी कार्ड की एक्सीडेंटल एक्सपोजर की रिपोर्टिंग के बारे में बताया जा रहा है। यदि आपका टीएलडी कार्ड एक्सरे इक्विपमेंट से गलती से एक्सपोज हो जाता है तो आप इसकी सूचना टीएलडी लैब को एईआरबी को तुरंत दें, जिससे कि आपकी डोज को टाइमली करेक्ट किया जा सके। एवरी क्वार्टर के बाद आप अपने टीएलडी कार्ड को चेंज करें। अधिक जानकारी के लिए आप एईआरबी की वेबसाइट www.aerb.gov.in को रेफर कर सकते हैं। इस स्लाइड के द्वारा आपको बीएआरसी से मान्यता प्राप्त टीएलडी प्रोवाइडिंग लैब के बारे में बताया जा रहा है। सदर्न रीजन में स्थित एक्सरे फैसिलिटी के एम्प्लॉयर टीएलडी बैच के लिए एवेंटिक लेबोरेटरी से संपर्क कर सकते हैं। वेस्टर्न रीजन में स्थित एक्सरे फैसिलिटी के एम्प्लॉयर टीएलडी बैच के लिए रेनेंटिक लेबोरेटरी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेंट्रल रीजन, नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक्सरे फैसिलिटी के एम्प्लॉयर टीएलडी बैच के लिए अल्ट्राटेक लेबोरेटरी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में स्थित एक्सरे फैसिलिटी के एम्प्लॉयर टीएलडी बैच के लिए डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अंत में निष्कर्ष के रूप में मैं यह बताना चाहता हूं कि सिंपल प्रोटेक्टिव मेजर्स का पालन करके डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में एक्सरे के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकता है। पेशेंट डोज को ऑप्टिमाइज करके आप पेशेंट सेफ्टी के साथ साथ ऑपरेटर सेफ्टी को सुनिश्चित कर सकते हैं। टीएलडी बैच का उचित तरीके से उपयोग करके रिपोर्टेड नॉन जेन्युइन एक्सेसिव एक्सपोजर के मामलों को सीमित किया जा सकता है। एईआरबी के साथ हाथ मिलाकर आप अपनी रेडिएशन सेफ्टी सुनिश्चित कर सकते हैं। रेगुलेटरी प्रोविजंस के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप एईआरबी सेफ्टी कोड ऑन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी को रेफर कर सकते हैं। अंत में मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी सलाह और सुझाव हमको कॉरेस्पॉन्डेंस से, टेलीफोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। अंत में आप सभी को एईआरबी की तरफ से भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।